वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। You are watching Civil 360. Just plug in and stay UPSC ready. Today's topic is राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द बुक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, चैप्टर 19 का अगला भाग। इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत कैसे हुई? लगता है साइमन कमीशन रिपोर्ट से बात बनी नहीं थी। बिल्कुल, वो रिपोर्ट मतलब नाकाफी थी और उससे भारतीय बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। तो वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन और ब्रिटिश PM रैमजे मैकडॉनल्ड को लगा कि भाई सीधी बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, तो इसी सोच के साथ नवंबर 1930 में लंदन में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब RTC बुलाई गई। ये तो काफी बड़ी बात रही होगी उस समय। बहुत ऐतिहासिक थी। पहली बार था कि ब्रिटिश सरकार और इंडियंस, आप कह सकते हैं, बराबरी के स्टेटस पर बात कर रहे थे। किंग जॉर्ज V ने उद्घाटन किया और अध्यक्षता PM मैकडॉनल्ड ने की। पर इसमें कौन कौन शामिल था? कांग्रेस तो शायद नहीं थी, सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था। हाँ, कांग्रेस नहीं थी और जो बड़े बिजनेस लीडर्स थे वो भी नहीं आए। लेकिन हाँ, प्रिंसली स्टेट्स थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख्स, पारसीज, लिबरल्स, जस्टिस पार्टी, लेबर ग्रुप्स। काफी लोग थे मतलब। जी, महिलाओं के प्रतिनिधि भी थे और हाँ, डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग भी थे। तो कांग्रेस के बिना क्या नतीजा निकला? शायद कुछ खास नहीं। सही कहा आपने, ज्यादा सफलता नहीं मिली। एक आम सहमति फेडरेशन बनाने पर और कुछ सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करने पर बनी पर उस पर अमल नहीं हुआ। और सिविल डिसोबीडियंस तो चल ही रहा था। तो अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि आगे की बातचीत के लिए कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। और यहीं से गांधी इरविन पैक्ट की जरूरत महसूस हुई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मार्च 1931 का गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, उसी का नतीजा था। और इसी के बाद कांग्रेस दूसरी RTC में शामिल होने को तैयार हुई। तो दूसरी RTC कब हुई? ये सितंबर 1931 में शुरू हुई, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चली। इस बार कांग्रेस की तरफ से अकेले प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। अकेले? हाँ, कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव वही थे। हालांकि मदन मोहन मालवीय और A रंगास्वामी अयंगर जैसे नेता भी उनके साथ गए थे और बाकी पार्टिसिपेंट्स तो थे, जैसे प्रिंसली स्टेट्स, जिन्नाह और इकबाल मुस्लिम लीग से, अंबेडकर जी डिप्रेस्ड क्लासेस से, GD बिरला इंडस्ट्री से, सरोजनी नायडू महिलाओं की तरफ से। हाँ, लिस्ट तो लंबी थी जी। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा, कह सकते हैं, कम होपफुल था। पिछली बार से अलग ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी। लेबर की जगह एक नेशनल गवर्नमेंट आ गई थी जिसमें कंजर्वेटिव्स का प्रभाव ज्यादा था और वो भारत को रियायतें देने के मूड में कम थे। और चर्चिल जैसे लोग तो विरोध कर ही रहे थे। बिल्कुल। और भारत में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी बढ़ रही थीं। तो कुल मिला के माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। तो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? सुना है काफी डेडलॉक रहा। हाँ, बहुत ज्यादा। एक तरफ गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस ही पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है और उन्हें फौरन एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज की तरफ कदम। और बाकी लोग? बाकी डेलीगेट्स इससे सहमत नहीं थे, खासकर जो माइनॉरिटीज के प्रतिनिधि थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। सबसे बड़ा डेडलॉक तो माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन पर हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला मुद्दा। हाँ, मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सब ने मिलकर एक माइनॉरिटीज पैक्ट बना लिया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। गांधी जी तो इसके सख्त खिलाफ थे, खासकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि डिप्रेस्ड क्लासेस हिंदू समाज का ही हिस्सा है, उन्हें अलग इलेक्टोरेट देना हिंदू समाज को बांटने जैसा होगा। उधर प्रिंसेस भी फेडरेशन को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं दिखे। तो फिर नतीजा? असफलता। हाँ। बिना किसी ठोस नतीजे के कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। PM मैकडॉनल्ड ने बस ये ऐलान किया कि 2 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत बनेंगे, NWFP और सिंध। एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी,
3 एक्सपर्ट कमिटीज बनेंगी, फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट्स पर। और वो कम्युनल अवार्ड वाली बात। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय माइनॉरिटीज के मुद्दे पर आपस में सहमत नहीं होते तो ब्रिटिश सरकार अपना एक तरफा फैसला सुनाएगी, जिसे बाद में कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी जी बहुत निराश होकर भारत लौटे। और लौटते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू। जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 29, 1931 को फैसला किया कि आंदोलन दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन इस बार सरकार का रवैया शायद अलग था। बहुत अलग, बहुत सख्त। विलिंगडन तैयार बैठे थे। उनका प्लान था कि आंदोलन को फैलने ही ना दिया जाए। गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर दमन चक्र चला होगा। हाँ, बहुत कठोर ऑर्डिनेंसेस लागू किए गए, जिन्हें सिविल मार्शल लॉ जैसा कहा गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हजारों गिरफ्तारियां हुईं, लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई, प्रेस पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। जनता ने कैसे रिएक्ट किया? देखिए, गुस्सा तो था लोगों में। विरोध प्रदर्शन हुए, शराब और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, गैर कानूनी सभाएं, नेशनल डेज मनाना, झंडा फहराना, टैक्स ना देना, नमक सत्याग्रह, फॉरेस्ट लॉ तोड़ना, ये सब हुआ। गुप्त रेडियो तक चलाए गए। गिरफ्तारियां भी बहुत हुई होंगी। हाँ, पहले 4 महीनों में ही करीब 80,000 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन शायद तैयारी की कमी थी और सरकारी दमन बहुत ज्यादा था, तो आंदोलन पिछली बार जितना लंबा नहीं खिंच पाया, धीरे धीरे धीमा पड़ गया। और गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। जी, आखिरकार अप्रैल 1934 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसी बीच वो कम्युनल अवार्ड आ गया जिसके बारे में मैकडॉनल्ड ने कहा था। हाँ, अगस्त 16, 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमसी मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें क्या था खास? सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो थे ही। हाँ, मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस के लिए तो थे ही। इसने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी न सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, बल्कि डबल वोट का अधिकार भी दिया। डबल वोट मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस के वोटर एक वोट अपनी स्पेशल सीट के लिए डालते और एक वोट सामान्य सीट के लिए भी। उनके लिए 78 सीट्स रिजर्व की गईं। ये साफ तौर पर ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा लग रहा था। अंबेडकर जी तो मांग कर रहे थे डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की। हाँ, वो दूसरी आरटीसी से ही ये मांग रख रहे थे, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने इसे भारतीय एकता और हिंदू समाज पर हमला माना। उनका कहना था कि अछूत हिंदू हैं, कोई अलग माइनॉरिटी नहीं। उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देना उन्हें हिंदू समाज से काटने जैसा होगा। और फिर उन्होंने अनशन किया। जी, इसी अवार्ड में डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रावधान के विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में सितंबर 20, 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो, भले ही रिजर्व सीट्स बढ़ा दी जाएं। और इसी दबाव में पूना पैक्ट हुआ। हिंदू नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय के बीच बातचीत हुई और सितंबर 24, 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ। इसमें क्या तय हुआ? इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विचार छोड़ दिया गया। बदले में उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स प्रांतीय लेजिस्लेचर्स में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और सेंट्रल लेजिस्लेचर में कुल सीटों का 18% आरक्षित किया गया। और सरकार ने इसे मान लिया। हाँ, सरकार ने इसे कम्युनल अवार्ड में संशोधन के तौर पर स्वीकार कर लिया। लेकिन पूना पैक्ट की आलोचना भी होती है ना, कि इसने दलितों के राजनीतिक उभार को रोक दिया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। आलोचक कहते हैं कि इससे दलित नेतृत्व कांग्रेस या मुख्यधारा की हिंदू राजनीति पर निर्भर हो गया, एक स्वतंत्र आवाज नहीं बन पाया। वो मानते हैं कि ये एक तरह से दलितों को राजनीतिक हथियार बना गया, असली सशक्तिकरण नहीं हुआ। खुद अंबेडकर ने भी बाद में इसकी आलोचना की थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इसने शायद हिंदू समाज को उस वक्त बंटने से बचाया। जी, ये दूसरा पक्ष है कि ये उस समय की परिस्थितियों में एक समझौता था जिसने तात्कालिक विभाजन को रोका और दलितों के लिए प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया। खैर, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना फोकस हरिजन अभियान पर लगाया। हाँ, बिल्कुल। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अस्पृश्यता निवारण पर लगाया। ये एक तरह से सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति का जवाब भी था और हिंदू समाज के सुधार का प्रयास भी। उन्होंने क्या-क्या किया इस अभियान में? उन्होंने सितंबर 1932 में ही ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई थी, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ हुआ। जनवरी 1933 में हरिजन नाम का साप्ताहिक अखबार शुरू किया। और वो हरिजन यात्रा भी की थी? जी, नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक करीब 20,000 किलोमीटर की देशव्यापी हरिजन यात्रा की।
हरिजन सेवक संघ के लिए फंड्स जमा किए, मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक कुओं, स्कूलों के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस दौरान 2 उपवास भी रखे। इस अभियान के मुख्य बिंदु क्या थे? गांधी जी ने हिंदू समाज की कड़ी आलोचना की, अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पर कलंक बताया और इसके पूर्ण उन्मूलन की बात की। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं से प्रायश्चित करने का आह्वान किया, मानवतावाद और तर्क पर जोर दिया, शास्त्रों की पुनर्व्याख्या की। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन और जाति व्यवस्था उन्मूलन में फर्क किया था शायद। हाँ, शुरुआत में वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन अस्पृश्यता के सख्त खिलाफ थे। उनका जोर सनातनी यानी ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं को समझाने पर था। साथ ही उन्होंने हरिजनों द्वारा आंतरिक सुधार जैसे सफाई, शिक्षा, शराब छोड़ने पर भी बल दिया। इस अभियान का क्या प्रभाव पड़ा? इसने अस्पृश्यता के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। हिंदू धर्म और समाज के शुद्धिकरण का आंदोलन इसे कहा जा सकता है। और हाँ, राष्ट्रवाद का संदेश हरिजन समुदाय तक पहुंचा और राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी। अगर हम गांधी और अंबेडकर की बात करें तो मतभेद तो थे ही, पर क्या कुछ समानताएं भी थीं उनके विचारों में? हाँ, कुछ बुनियादी समानताएं थीं। दोनों ही समाज में व्याप्त बुराइयों, खासकर छुआछूत के खिलाफ थे। दोनों ही अहिंसक तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। दोनों धर्म की भूमिका को मानते थे, हालांकि उनकी व्याख्या अलग थी। और दोनों ही मानते थे कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। और मतभेद वो तो काफी गहरे थे। बिल्कुल। लोकतंत्र कैसा हो, एकता का मतलब क्या हो, ग्राम स्वराज का विचार, दलितों की पहचान, क्या वो हिंदू समाज का अंग है या एक अलग अल्पसंख्यक, जाति व्यवस्था का क्या हो, सुधार या उन्मूलन, राजनीति और धर्म का क्या रिश्ता हो, साधन और साध्य की पवित्रता, मशीनीकरण पर विचार, इन सब पर उनके बीच गहरे मतभेद थे। सही, काफी जटिल विषय हैं ये। जी, तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या पूना पैक्ट ने दलितों के राजनैतिक सशक्तिकरण को सचमुच रोका, या ये उस समय की जटिल परिस्थितियों में एक कह सकते हैं व्यवहारिक कदम था, जिसके बिना शायद और भी विभाजनकारी परिणाम हो सकते थे। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर एस शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।